हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है डेली जीके जीएस सीरीज में। आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को करेंगे लोग। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। अमोनिया का एक गुण पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं लोग अमोनिया के बारे में। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और इसका जो निर्माण होता है इसमें हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, और ये जो अमोनिया यहाँ पे बनेगा और इसको बोला जाता है कि हेबर विधि द्वारा बना। ये अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? हेबर विधि द्वारा। और अब यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो अमोनिया है इसका क्या क्या गुण होता है। तो एक तो अमोनिया जो होता है ये क्या होता है, जल में विलय होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अमोनिया जो होता है ये जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है। और यहाँ पे जो है यह गंध रहित गैस है, ये भी गलत हो जाएगा। जो अमोनिया होता है इसमें होता है गंध, इसमें गंध होता है और ये रंगहीन होता है। तो जो अमोनिया है उसमें गंध भी आती है और ये होता है रंगहीन। और इसमें यह पीत गैस होती है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो अमोनिया जो जल में विलय होती है तो इसका जो जलीय विलयन बनेगा वो बनता है क्षारीय। तो जो अमोनिया का जलीय विलयन होता है वो होता है क्षारीय प्रकृति का। और क्षारीय जो प्रकृति के जो भी विलयन होते हैं वो क्या करते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल देते हैं। तो जो लाल को नीला में बदल देंगे वो कैसे होंगे? क्षार होते हैं। और इससे अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर कोई विलयन अम्ल है तो क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। और यहाँ पे जो है अमोनिया ये होता है क्षारीय विलयन होता है और ये जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमोनिया से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे यहाँ पे कवर हो गए, ये सबको नोट कर लीजिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध हो। इसमें बॉन्ड के बारे में पूछा गया है कि एक कोई इसमें से जो यौगिक है उसमें तीनों कौन से यौगिक है जिसमें तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं और सहसंयोजी बंध होते हैं और एक उप सहसंयोजी बंध होते हैं। तो जो बॉन्ड होते हैं जनरली तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आयनिक बॉन्ड, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी पदार्थ बना है अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, तो उस प्रकार का जो बॉन्ड होगा वो बोलेंगे लोग कि आयनिक बॉन्ड है। और सहसंयोजक बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन साझा करके बनाते हैं लोग, साझा, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोला जाता है सहसंयोजक बॉन्ड। और यहाँ पे उप सहसंयोजक बंध है, इसमें क्या होता है सिर्फ एक ही इसमें तत्व होगा जिसका इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो इसमें क्या होता है सिर्फ एक जो तत्व होगा उसका इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, उसका इलेक्ट्रॉन साझा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग जो आयनिक बॉन्ड है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जिसमें आयन होगा इलेक्ट्रॉन का, जैसे Na और Cl, इसमें जो बॉन्ड बनता है NaCl, ये हो गया आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो है पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है NH4Cl। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें दो आयन हैं, एक NH4 है पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इससे मिल करके बना हुआ है NH4Cl। तो एक तो कंफर्म हो गया कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और उसके बाद और देखते हैं यहाँ पे जो NH4 है इसमें कौन कौन से बॉन्ड है। तो जो नाइट्रोजन होता है ये इसका जो 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन अधिक है तो वो क्या हो जाएगा कि उसमें क्या हो जाएगा, उप सहसंयोजक बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन से
इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाया यहाँ पे। और एक जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका क्या हुआ कि सिर्फ एक हाइड्रोजन का ये जो है, एक ही तत्व ये अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। तो इसको ऐसे डैश से दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं इसको, जो उप सहसंयोजक बंध होते हैं। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन के साझा से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साझा से बना हुआ है, इसको बोलेंगे लोग सहसंयोजक। तो ये जो पहला वाला जो ऑप्शन था, एक तो आयनिक भी हो गया, और दूसरा बॉन्ड हो गया सहसंयोजक, और तीसरा बॉन्ड हो गया उप सहसंयोजक। तो ये जो पहला है NH4Cl, ये क्या हो जाएगा कि इसमें तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तीनों बॉन्ड का पूछेगा तो ऑप्शन में यही रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो भी बॉन्ड था, बॉन्ड से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे, वो यहाँ पे कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो एक दो टर्म है, एक तो है, एक है यहाँ पे अवकरण, दूसरा है ऑक्सीकरण। और इसको अवकरण को बोला जाता है रिडक्शन, और ऑक्सीकरण को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी पदार्थ में, यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन को हम लोग देखते हैं कि किसी भी पदार्थ में अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ हो, अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो, तब उसको बोला जाता है कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो या तो हो जाएगा कि ऑक्सीजन जुड़ा हो, या फिर क्या हो जाएगा कि उसमें से हाइड्रोजन का हाथ से हुआ हो, हाइड्रोजन का वहाँ से निकला हो, तो अब उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। या फिर इसको बोला जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का हाथ से हुआ है। तो अगर तीनों में से कुछ भी हुआ होगा तो उसको बोलते हैं लोग ऑक्सीकरण। और इससे अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर कोई भी पदार्थ है उसमें क्या हुआ हो कि ऑक्सीजन अगर माइनस हुआ हो, ऑक्सीजन उससे निकला हो, ऑक्सीजन का अगर हाथ से हुआ होगा, तब बोलते हैं लोग उसको कि रिडक्शन हुआ है। या फिर उसमें क्या हुआ हो कि हाइड्रोजन का प्लस हुआ हो, उसमें हाइड्रोजन अगर जुड़ा है, तब बोलेंगे उसका रिडक्शन हुआ है, अवकरण। या फिर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है रिडक्शन में ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, और या फिर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन। तो इसको जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ है, जुड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अवकरण, रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन से हैं। तो अभी हमने देखा था ऑक्सीकरण और अवकरण। तो जो ऑक्सीकारक एजेंट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जो सबसे जल्दी ऑक्सीकरण करवाएगा, वो क्या कहलाएगा कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। तो प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन से हो गए, जो ऑक्सीकरण करवाते हैं, जो ऑक्सीकरण करवाते हैं उसको क्या बोलेंगे लोग, ऑक्सीकारक एजेंट। और जो सबसे जल्दी करवाएगा ऑक्सीकरण, वो कहलाएगा प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट। तो जो ऑक्सीकरण होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इसमें हाथ से होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑक्सीकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट X है, तो और यहाँ पे क्या हुआ है कि कोई एक तत्व है, जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव। तो फ्लोरीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो फ्लोरीन है अगर किसी के साथ भी जुड़ेगा, तो क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो इस एलिमेंट जो है यहाँ पे, जो कोई भी पदार्थ है, इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये ऑक्सीकरण इसका हुआ, और करवाया किसने, ये फ्लोरीन ने करवाया। तो फ्लोरीन जो कहलाएगा ऑक्सीकारक एजेंट। और ये जो कोई पदार्थ है X, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया।
तो इसमें देखते हैं लोग कि जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन, तीनों को क्या चाहिए होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में फ्लोरीन के कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। इसको चाहिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये तीनों में से सबसे जल्दी कौन लेता है इलेक्ट्रॉन, वो लेता है फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन जो है ये हो जाएगा प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट। तो फ्लोरीन हो जाएगा प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट। और इसका जो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या ये होती है फ्लोरीन की ये -1। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है -1 फ्लोरीन की। और यहाँ पे हो जाएगा प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन। और एक हो जाएगा कि प्रबल, अगर पूछा जाए प्रबल अवकारक एजेंट है, तो प्रबल अवकारक एजेंट कौन होगा, जो क्या करवाएगा, अवकरण करवाएगा। तो जो अवकरण करवाएगा वो क्या कहलाएगा, अवकारक एजेंट। तो और इसमें जो प्रबल होता है वो लिथियम होता है। तो लिथियम होता है प्रबल अवकारक एजेंट। और अगर प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट का पूछा जाएगा तो हो जाएगा फ्लोरीन। और यहाँ पे ऑक्सीजन का देखते हैं लोग, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ऑक्सीजन का, वो होता है -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2। लेकिन एक इसमें है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद, कि एक जो होता है यहाँ पे OF2, इसमें जो होता है, इसमें ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीकरण संख्या ये होता है +2। तो वैसे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2, लेकिन ये यहाँ पे यौगिक है OF2, इसमें जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का होता है +2। और जो फ्लोरीन है फ्लोरीन का तो -1 रहता है। तो यहाँ पे ये वाला ये यौगिक का ध्यान रखना है कि इस यौगिक में सिर्फ होता है ऑक्सीजन का, सिर्फ यही एक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन का +2 होता है। बाकी जितने भी यौगिक होंगे सब में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होगा वो -2 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। यहाँ पे ड्यूटेरियम का पूछा गया है। तो जो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन 1H1 होता है, वैसे ही अगर हाइड्रोजन 1H2 और हाइड्रोजन 1H3, तो ये जो 1H1 है इसको सिंपल हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। और जो 1H2 है इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। और 1H3 को बोला जाता है ट्रिटियम। और ये तीनों क्या है, ये तीनों है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो समस्थानिक ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटॉप्स। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। इसमें जो है द्रव्यमान संख्या इसमें है 1। और यहाँ पे ड्यूटेरियम में द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और ये जो ड्यूटेरियम होता है, अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन से जो बनता है H2O, तो इसको बोला जाता है जल। और वहीं ड्यूटेरियम से बनेगा तो वो बनता है D2O, तो इसको बोला जाता है भारी जल। ये हो गया हेवी वाटर, तो भारी जल। और भारी जल का उपयोग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें मंदक के रूप में यूज करते हैं लोग, जो मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारी जल का उपयोग किया जाता है। और भारी जल का फार्मूला जो होगा, सूत्र होगा D2O। और इसमें जो होता है यहाँ पे D2O, इसमें जो है एक तो होता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, और प्रोटॉन कितने होते हैं, 1। इसमें प्रोटॉन कितने हो जाते हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं, वो भी 1 हो जाएंगे। तो प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1 हो जाते हैं ड्यूटेरियम में। और इसका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है। यहाँ पे देखते हैं लोग, हीलियम जो है, हीलियम इसका जो है
ये क्या है, नोबल गैस है। इसका परमाणु संख्या होता है 2 और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 4। और जो हीलियम होता है ये अगर मान लेते हैं यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो यहाँ पे हीलियम है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन को खोएगा तब कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पे, पॉजिटिव का। तो ये कौन सा हो जाएगा कि धनात्मक हीलियम आयन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं लोग हीलियम के बारे में और भी 1-2 पॉइंट। हीलियम को जो है, जो एयर बैलून होते हैं, बैलून में जो गैस भरा जाता है वो होता है हीलियम। तो बैलून में हीलियम गैस भरा जाता है। और यहाँ पे जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर स्कूबा डाइवर, तो वो कौन सा गैस यूज करते हैं, वो करते हैं हीलियम को। तो यहाँ पे जो गोताखोर होते हैं, एक तो हीलियम और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जो भी स्कूबा डाइवर होते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन को ले जाते हैं। और यहाँ पे जो एरोप्लेन का टायर जो होता है, एरोप्लेन का टायर में जो गैस भरते हैं वो हीलियम। और ये जनरली अगर ठंडा का दिन रहता है उसमें जो है हीलियम भरा जाता है। और गर्मी का टाइम जब होता है, समर का टाइम पे, वो उस टाइम पे नाइट्रोजन गैस भरा जाता है एरोप्लेन के टायर में। और तो ये हो गया हीलियम से 2-4 पॉइंट। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, इसका द्रव्यमान संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है उसको बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। और परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और एटॉमिक मास जो द्रव्यमान संख्या वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। तो ये जो परमाणु क्रमांक है इससे कम कभी नहीं होगा, या तो इसके बराबर हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। और सेकंड ऑप्शन दिया है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगा कि एटॉमिक नंबर से ज़्यादा हो सकती है, ये सेकंड ऑप्शन में दिया है। लेकिन हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। और बाकी इसके बाद जितने भी तत्व आएंगे उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन भी होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का सिर्फ बात किया जाएगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक मास के। तो जो द्रव्यमान संख्या है वो किसके बराबर, ये परमाणु संख्या के बराबर हो जाती है। अब बाकी जो अदर इसके बाद में जो भी तत्व आएंगे उसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक मास है, जो द्रव्यमान संख्या है, क्या होगा, हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होगा। और हाइड्रोजन के केस में ही सिर्फ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी, इसको पढ़िए लोग, कि कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा कि क्या होता है, कभी उसके बराबर होती है। तो सिर्फ हाइड्रोजन के केस में बराबर होगा, तो ये हाइड्रोजन के केस में बराबर हो गया। बाकी जितने भी तत्व होंगे उसमें क्या होगा कि जो उसका द्रव्यमान संख्या है, जो उसका द्रव्यमान है परमाणु संख्या से ज़्यादा ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास जो होता है ये क्या होता है कि ये इसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा ही होगा। तो जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट था उसका कंक्लूजन यही है कि जो एटॉमिक मास है वो क्या रहेगा कि एटॉमिक नंबर के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा होगा, उससे कम कभी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के इतना परमाणु दिया गया है कि वो कितने के बराबर, कितने ग्राम के बराबर होगा।
यहाँ पे एक संख्या दी हुई है और पूछा गया है कि कार्बन का ये परमाणु है, मान लेते हैं कार्बन का इतना हम लोग परमाणु लेंगे तो कितना उसका ग्राम आएगा, उसका भार कितना आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगर मान लेते हैं 12 ग्राम जो कार्बन होता है, 12 ग्राम कार्बन, इसका जो इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। और ये कितना कि 12 ग्राम हम कार्बन लेते हैं तो उसमें इतना परमाणुओं की संख्या होती है और इस संख्या को बोला जाता है 1 मोल। तो इस वाले संख्या को बोला जाता है 1 मोल। और ये जो है 1 मोल, और ये जो यहाँ पे जो नंबर है इसको बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर और इसको डिनोट किया जाता है Na से। तो जो ये नंबर है इस नंबर को बोला जाता है 1 मोल और इसको इसी नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रो संख्या और इसको डिनोट किया जाता है Na से। तो यहाँ पे जो पूछा गया है ये हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन में इतना। अगर इसको दोनों तरफ हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला जो संख्या आ जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 ग्राम कार्बन के। तो अगर हम लोग 1.2 ग्राम कार्बन लेंगे तो उसमें अगर परमाणुओं की संख्या गिना जाएगा तो आएगा इतना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखलन का गुण किसमें सबसे प्रबल होता है। इसमें जो श्रृंखलन कैटेनेशन का गुण सबसे प्रबल किसमें होता है। तो ये जो होता है श्रृंखलन या फिर कैटेनेशन, इसका मतलब होता है कि कोई जो तत्व है कौन वो लंबी श्रृंखला कौन बनाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है ये बहुत लंबी श्रृंखला बना लेता है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लगभग ये 10,000 कार्बनों तक का श्रृंखला बना लेता है। तो यहाँ पे कार्बन जो है अगर कैटिनेशन यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सिलिका का हो जाएगा और उसके बाद सल्फर का हो जाएगा। जो सल्फर बनाता है मैक्सिमम 8 तक बनाता है और उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना तक 3 तक बनाता है। तो यहाँ पे जो श्रृंखलन गुण वो सबसे ज़्यादा कार्बन में हो गया, उसके बाद सिलिका में हो जाएगा, उसके बाद सल्फर में हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। यहाँ पे जो पूछा गया है कि अगर कोई 2 तत्व है अगर वो निश्चित अनुपात में संयोग करेगा तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो तत्व होता है तो जो तत्व से मिलकर बनता है उसको बोला जाता है यौगिक, उसको बोलते हैं लोग यौगिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो तत्व होता है जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे जैसे आयरन हो गया, ये सब जो तत्व है इससे मिल करके क्या बनेगा यहाँ पे यौगिक, जैसे कि H2O, NH3 ये सब क्या हो गया यौगिक हो गया। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके क्या बनाते हैं वो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए एक तो होता है तत्वों का वर्गीकरण, तो ये तो हो जाएगा एक तत्वों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो है डोबेराइनर ने किया था तत्वों का वर्गीकरण, उसके बाद न्यूलैंड ने किया था और उसके बाद जो है मेंडलीफ ने जो किया था ये सारणी के रूप में व्यवस्थित किया था। तो जो भी तत्वों का अगर देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण तब उसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। अगर सिर्फ पूछा जाएगा तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था तो वो हो जाएगा डोबेराइनर। तो सबसे पहले डोबेराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण किया था और इसने दिया था त्रिक का नियम। तो डोबेराइनर त्रिक नियम बोला जाता है और इसमें जो है ये 1817 ईस्वी में दिया था डोबेराइनर ने। और इसमें जो है तीन तीन तत्वों को लेकर के वर्गीकरण किया था और ये जो है एटॉमिक जो मास होता है इसके बेसिस पे इसने
सजाया था। तो ये डोबेराइनर ट्रिक से हो जाएंगे ये सब पॉइंट। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि इसने जो ट्रिक जो बनाया था, जैसे एक सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये हो जाएंगे ट्रिक है। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा डोबेराइनर के ट्रिक का एग्जाम्पल। और यहाँ पे उसके बाद न्यूलैंड ने इसके बाद दिया था, तो इसको बोला जाता है अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, और ये जो है ये 1866 ईस्वी में दिया था। और इसने जो है एक यहाँ पे जो तत्वों को जो सजाया था वो 7 के बाद जो पहला तत्व और 8वां तत्व इसमें बराबर थे। 7 के बाद क्या हो गया था, रिपीट हो गया था, मतलब पहला तत्व और उसके बाद 8वां तत्व ये क्या थे, एक ग्रुप में थे। मतलब 7 के बाद रिपीट करना। तो जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, तो वहीं सातों सुर पे इसने सजाया था, सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद फिर से जैसे शुरू हो जाता है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वैसे ही 7 हो गया एलिमेंट, 8वां जो भी होगा वो फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो पहला और 8वां इसमें बराबर हो जाएगा, इसीलिए बोला जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। और इसका जो सारणी जो इसने दिया था, इसका सारणी जो है कैल्शियम तक, ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, ये कैल्शियम तक वैलिड था। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक मान्य था, उसके बाद ये फेल हो गया था। और उसके बाद जो है जो आवर्त सारणी के रूप में जो वर्गीकरण करने का काम किया था सर्वप्रथम, वो किया था मेंडलीफ ने। तो इसको बोला जाता है मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो यहाँ पे आवर्त में सजाया था, सारणी में आवर्त, तो इसको बोला जाता है मेंडलीफ का आवर्त सारणी। और जो मेंडलीफ ने दिया था, ये दिया था 1869 में। तो 1869 में मेंडलीफ ने दिया था मेंडलीफ आवर्त सारणी। और इसमें जो है अगर वर्ग की बात की जाए तो इसने जो है टोटल 8 वर्ग बनाया था, और आवर्त बनाए थे इसने 6। अब इसके मेंडलीफ के जो सारणी था उसमें वर्ग था 8 और आवर्त थे 6। और यहाँ पे इसका जो सजाने का बेस था, ये भी था एटॉमिक मास। और यहाँ पे जो है एक लेबोजियर नाम है, तो लेबोजियर को बोला जाता है ये फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है, लेबोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, केमिस्ट्री के जनक वो बोला जाता है लेबोजियर को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम मेंडलीफ ने किया था। ये है आज का अभ्यास प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।